अच्छा जी। अब ये ओलिगोपोली जो मार्केट स्ट्रक्चर है, I would briefly talk about it because yes, this is the last market structure that we covered that we are supposed to cover in our last lecture. So it is the oligopoly, and there are some assumptions that defines the oligopoly model of market or market model of oligopoly. तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? व्हाट आर दी बेसिक assumptions कि ओलिगोपोली में फ्यू लार्ज सेलर्स होते हैं, फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर्स होते हैं, देयर आर फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर्स। या तो वो होमोजेनस प्रोडक्ट बनाएंगे, बिल्कुल एक जैसी प्रोडक्ट बनाएंगे, सिमिलर प्रोडक्ट होगी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होगी, या फिर वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ये एक फर्स्ट बुनियादी अजम्पशन है। और उनकी जो फ्यूनेस है, उनका चंद फर्म्स होना, वो उनको क्या प्रोवाइड करता है? प्राइस पे ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड कर, दे आर प्राइस मेकर्स बिकॉज वो क्योंकि फ्यू फर्म्स हैं, इतनी ज्यादा नहीं है। ओलिगोपोली में चंद फर्म्स हैं, और चंद का मतलब क्या होगा? 2 बिग, 3 बिग, 4 बिग, 5 बिग फर्म्स होगा इसका मतलब। ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा, 3 बिग, 4 बिग, 5 बिग फर्म्स या 6 तक ये ओलिगोपोली में आते हैं। और ये जो हर सिंगल फर्म होता है, वो अपने कंपटीटर का, अपने राइवल्स का जो डिसीजन है प्राइस सेट करने का, आउटपुट का और एडवर्टाइजमेंट डिसीजन, ये अपने मतलब जहन में रख के डिसीजन कर रहा होता है। हर प्रोड्यूसर दूसरे उसके कंपटीटर की प्राइसिंग, आउटपुट और उसकी एडवर्टाइजमेंट डिसीजन को नज़र में रखते हुए अपनी प्राइसिंग, आउटपुट और एडवर्टाइजमेंट डिसीजन कर रहा होता है। ये उसी तरह है जिस तरह अ, आप देखेंगे कि ये जो फूड आउटलेट्स होते हैं, केएफसी हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया। अब केएफसी और मैकडॉनल्ड्स वाले या इस मिस्टर बर्गर हो गया, ये एक दूसरे की प्राइसिंग, आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे या पर ईयर, जितना भी उनका है साइकिल, और एडवर्टाइजमेंट कितनी करनी है, ये एक दूसरे का डिसीजन देख के फिर वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो इसका मतलब है ओलिगोपोली ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें फर्म्स की इंटरडिपेंडेंस होती है एक दूसरे के ऊपर। एक फर्म का डिसीजन के क्या प्राइस चार्ज करनी है, वो उसके कंपटीटर के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि उसने क्या प्राइस चार्ज किया। और एक फर्म का डिसीजन कि वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसके कंपटीटर ने कितनी आउटपुट प्रोड्यूस की। और सिमिलरली द एडवर्टाइजमेंट। अब ये इसकी कुछ मिसालें हैं कि यूएस में, किताब यूएस की है तो इसमें एग्जांपल यूएस की है कि फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं, फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर is necessarily vague because a market model of oligopoly, मतलब ये कहना कि फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर हैं, ये जरा वेग हो जाता है। तो उसको आप स्पेसिफाई कर दें। कैसे स्पेसिफाई करेंगे आप? या तो कहें 3 बिग फर्म्स हैं, या 4 बिग बिग फर्म्स हैं, 6 बिग फर्म्स हैं, इतने बड़े हैं कि पूरी इंडस्ट्री में वही 3, 4, 5, 6 फर्म्स हैं जो आउटपुट सप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह यूएस की एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, जिसमें 3 ह्यूज फर्म्स हैं जो पूरी नेशनल मार्केट को सप्लाई करते हैं एल्यूमिनियम। तो अब ये या फिर ये हो सकता है कि आपके पूरे रीजन में ऑटो पार्ट्स के सप्लायर बड़े बड़े 2-3 हो, तो उनकी ओलिगोपोली होगी। सो दिस इज हाउ वी स्पेसिफाई कि ये फ्यू में कितने फर्म्स आते हैं, 5, 6, 3, इतने फर्म्स आते हैं। 3 बड़े फर्म, 4 बड़े फर्म, 6 बड़े फर्म, इस तरह से इसको हम स्पेसिफाई करते हैं। अब ये जो हम कह रहे थे दूसरी अजम्पशन की बात, कि या तो सेलर ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में, ओलिगोपोली इंडस्ट्री में होमोजेनस ओलिगोपोली होंगे या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली होंगे। जिसका मतलब ये है कि फर्म्स जो हैं ओलिगोपोली में, या तो वो होमोजेनस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, प्योरली होमोजेनस, जिसमें, या फिर वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब होमोजेनस में क्या क्या आ जाता है? लाइक स्टील,
स्टील के प्रोड्यूसर होमोजेनस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिंक के प्रोड्यूसर होमोजेनस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, कॉपर, अल्यूमिनियम, लीड, सीमेंट एंड ऑल दैट। उसके बाद डिफरेंशिएटेड मोनोपोली क्या होगी कि ऑटोमोबाइल्स मॉडल डिफरेंट, कार की कलर्स डिफरेंट और क्वालिटी डिफरेंट, टायर्स टायर्स की भी डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली हो सकती है। हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो घर में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनमें डिफरेंशिएटेड मोनोपोली, क्वालिटी वाइज, पैकेजिंग वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो सकते हैं जिसमें आपकी डिफरेंशिएटेड मोनोपोली हो सकती है, सिगरेट्स हो सकती हैं, एंड मैनी स्पोर्टिंग गुड्स जिसमें फर्म्स की डिफरेंशिएटिंग मोनोपोली सॉरी ओलिगोपोली हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, हमने ओलिगोपोली को दो तरह से कैटेगराइज किया है कि या तो ओलिगोपोली इंडस्ट्री में जो फर्म्स होंगे वो एक जैसी प्रोडक्ट बना रहे होंगे, जिस तरह स्टील है, अल्यूमिनियम है, लीड है, सीमेंट है, या फिर वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहे होंगे जिस तरह कार्स हैं, टायर्स हैं, हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। तो इस तरह की चीजें डिफरेंशिएटेड होती हैं। और दूसरा ये जो कंट्रोल ओवर प्राइस है कि फर्म्स का ओलिगोपोली में कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, तो क्योंकि वो फ्यू हैं और वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं या होमोजेनस, लेकिन उनका कंट्रोल होगा प्राइस पे। तो दे ऑल आर प्राइस मेकर्स, लाइक लाइक द मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर होता है, वो अपनी प्राइस भी सेट कर सकता है और अपना प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि ओलिगोपोली में जो फर्म होते हैं उनको अपने कंपिटिटर के एक्शंस भी जहन में रखते हुए अपनी प्राइसिंग, आउटपुट और एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो ओलिगोपोली में हम दूसरे फर्म्स की बात करें कि लेट्स से सीमेंट इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में 3 बड़े सप्लायर हैं। ठीक है, तो 3 बड़े सप्लायर्स की ओलिगोपोली है, उसमें से ये होगा कि फर्स्ट बड़ा जो सप्लायर है लेट्स से वो किसी एक रीजन में है, 2 रीजन को कवर कर रहा है। अब वो जब भी अपनी प्राइस रखेगा, जब भी अपनी एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटजी बनाएगा, तो अपने कंपिटिटर्स को जहन में जरूर रखेगा क्योंकि वो भी उस जैसी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ओलिगोपोली में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है फर्म्स की, कि फर्म्स आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। और दूसरी ये जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि एक फर्म का डिसीजन के क्या प्राइस चार्ज करनी है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, ये दूसरों पर डिपेंड करता है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिहेवियर। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर। स्ट्रेटेजिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि ऐसा मतलब सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर जो कि दूसरों के रिएक्शंस को भी अकाउंट में ले रहा होता है। ठीक है, ऐसा सेल्फ सो ये स्ट्रेटेजिक बिहेवियर से मुराद क्या है कि ऐसा बिहेवियर जो दूसरों के रिएक्शंस को भी अकाउंट में लेके डिसीजन ले रहा हो। तो इसका मतलब क्या है, फर्म्स जो हैं वो डेवलप करते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं प्राइस, क्वालिटी, लोकेशन, सर्विस एंड एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज टू ग्रो देयर बिजनेस एंड एक्सपेंड देयर प्रॉफिट। और क्योंकि राइवल्स जो हैं फर्म के फ्यू हैं, तो इसका मतलब है इसमें म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि एक फर्म का मुनाफा, प्राइसेस और आउटपुट ये डिपेंड करता है कि दूसरे ने कितनी प्राइसेस, आउटपुट या एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो हमने ये जहन में रखनी है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ऐसा नहीं होता कि आपकी जो फर्म्स हैं उनमें म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस हो। वहाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने, अगर आपको याद हो, वीडियो आपने सही से देखी हो, तो स्टार्ट में उसने कहा है कि फर्म्स क्योंकि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि वो स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हैं और वो जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं वो भी या तो होमोजेनस है सीमेंट की तरह या डिफरेंशिएटेड है। तो हर सेलर अपनी प्राइसिंग, आउटपुट और सेल्स की सेल्स स्ट्रेटजी, प्राइसेस और जो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी है वो दूसरे को देख के बनाता है। तो इसको हम म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस कहते हैं।
और एंट्री बैरियर ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। दूसरे फर्म्स जो न्यू फर्म्स हैं वो इतनी आसानी से ओलिगोपोली में इंटर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये जो 3 बड़े फर्म्स हैं, 4 बड़े फर्म्स हैं, 6 बड़े फर्म्स, इनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है। तो ये लार्ज स्केल पे क्योंकि सप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी, और इनकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम होती है। जब पर यूनिट कॉस्ट कम होती है तो बाकी फर्म्स इसमें इंटर नहीं हो सकते। और जो फिक्स कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज हैं, लेट्स से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की 2-3 बड़ी फर्म्स हैं, रबर मैन्युफैक्चरिंग की 2-3 बड़ी फर्म्स हैं, कॉपर इंडस्ट्री में 3 फर्म्स हैं। तो अगर इनमें 3-4 फर्म्स हैं तो इनके पास एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया होगा, जो कि न्यू फर्म्स को इतना शेयर मार्केट का कैप्चर करने नहीं देगा। नंबर 1। नंबर 2, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कि जो मशीन चाहिए, प्लांट चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो नया फर्म इतनी आसानी से इतनी बड़ी फिक्स कॉस्ट नहीं बियर कर सकता। तो एंट्री बैरियर्स यहाँ स्ट्रिक्ट होते हैं ओलिगोपोली में, मोनोपोली की तरह। अब इसी बात को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हमारे पास जो मेन आइडिया है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग के भाई ये स्ट्रेटेजिक बिहेवियर की स्टडी है, मतलब ओलिगोपोली में हम स्ट्रेटेजिक बिहेवियर को अप्लाई करेंगे, समझेंगे। तो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर का एक सिनेरियो हमने लेके उसमें देखना है कि एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट्स जब चॉइस करते हैं तो कैसे अपने स्ट्रेटेजिक बिहेवियर्स को वो एक्टिव करते हैं, वो उसको यूज करते हैं। एक्टिव का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि स्ट्रेटेजिक बिहेवियर ये है कि आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट में जो आता है वो डिसीजन लेने से पहले आप अपने राइवल्स के रिएक्शन को भी नजर में रख रहे हैं कि उसने क्या डिसाइड किया, और फिर आप अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो एक आइडिया है जिसको हम कहते हैं गेम थियरी, बड़ी फेमस जो है गेम, मतलब इसमें डिफरेंट गेम्स होती हैं जिसमें हम स्ट्रेटेजिक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। कि गेम थियरी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रेटेजिक बिहेवियर, कि हाउ डू एजेंट्स मेक चॉइसेस गिवन द चॉइसेस ऑफ देयर राइवल्स। कि एक मतलब इकोनॉमिक एजेंट्स कैसे चॉइस करते हैं अपने राइवल्स के एजेंट्स को ध्यान में रखते हुए, ये स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है और गेम थियरी उसकी स्टडी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने समराइज किया हुआ है कि द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इज कॉल्ड गेम थियरी। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, the best way to play such a game depends on the way one's opponent plays। कि आप मतलब इस गेम में ये आप सीखते हैं कि जिस तरह पोकर है, चेस है, ब्रिज है, इस गेम्स में जो भी, जैसे चेस है तो चेस में 2 प्लेयर्स का, मतलब एक प्लेयर का मूव डिपेंड करता है कि दूसरे ने क्या मूव किया। सो ये स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है, एंड गेम थियरी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रेटेजिक बिहेवियर। अब यहाँ पे हमें ये समझाने के लिए कि गेम थियरी इकोनॉमिक एजेंट कैसे अप्लाई करते हैं, स्पेसिफिकली ओलिगोपोली में, हमारे पास 2 फर्म्स की एग्जांपल है। क्या है? 2 फर्म्स हैं, उनकी एग्जांपल है, जिसमें हम समझेंगे कि ये कैसे चॉइस कर रहे हैं कि क्या प्राइस चार्ज करनी है और प्रॉफिट क्या होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे रख लेते हैं कि भाई इसको हम कह लेते हैं, ये ऊपर जो है फर्म, इसको हम कह लेते हैं फर्म ए। ठीक है, यहाँ पे हम कह लेते हैं फर्म ए, और ये लेफ्ट पे जो है उसको फर्म बी कर लेते हैं। ठीक है, आसानी के लिए। अच्छा, ये हाई प्राइस स्ट्रेटेजी है, ये लो प्राइस स्ट्रेटेजी है, किसकी? फर्म ए की। और ये फर्म बी की हाई प्राइस स्ट्रेटेजी है और लो प्राइस स्ट्रेटेजी है। ये जो टेबल है जिसमें 4 सेल्स है, ये इन डिसीजन से जो रिलेटेड पे ऑफ्स हैं, जो बेनिफिट हैं जो सेलर को होंगे, इंडिविजुअल सेलर्स को, वो गिवन है। तो ये
फर्म बी अगर हाई प्राइस चूज करे, फर्म बी अगर हाई प्राइस चूज करे तो उसको 12 मिलियन का प्रॉफिट होगा, और फर्म ए भी अगर हाई प्राइस चूज करे तो उससे भी 12 मिलियन का प्रॉफिट होगा। इस सेल में क्या है कि फर्म बी लो प्राइस चूज करे तो उससे 15 मिलियन का प्रॉफिट होगा, और फर्म ए जो है हाई प्राइस चूज करे तो उससे 6 मिलियन का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली यहाँ पे फर्म बी जो है वो हाई प्राइस चूज करेगा तो उससे 6 मिलियन का प्रॉफिट होगा, और फर्म ए लो प्राइस चूज करे तो उससे 15 मिलियन का प्रॉफिट होगा। अब ये लास्ट सेल जो है उसमें दोनों ही लो लो प्राइस चूज करें तो उन्हें 8-8 मिलियन का प्रॉफिट होगा। दिस इज हाउ वी रीड इट। ये इसको रीड करने का तरीका है। वंस वी नो इट विल बी एबल टू फाइंड आउट कि कौन सा डिसीजन है जो दोनों फर्म्स के लिए बेस्ट डिसीजन है, गिवन के दूसरा फर्म क्या डिसीजन ले रहा है। मतलब क्या है इसका कि ए के लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा कि मतलब ए और बी दोनों के जो डिसीजन हम यहाँ से निकालेंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी लेनी है, इन दोनों का डोमिनेंट डिसीजन वो होगा जिसके बाद इनके पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि उस डिसीजन को चेंज करें। उसको हम कहेंगे नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम क्या है कि ऐसा डिसीजन जिससे ऐसा डिसीजन, ऐसी स्ट्रेटजी, हाई प्राइस या लो प्राइस, इन दोनों में से कोई ऐसी स्ट्रेटजी जिसको चूज करने के बाद दोनों प्लेयर्स को, दोनों जो फर्म्स हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, उनके पास कोई इंसेंटिव ना बचे कि उस डिसीजन को चेंज करें। तो कैसे करते हैं ये इस तरह करते हैं कि पहले आपने एक फर्म को वेरिएबल रखना होता है। आप कह रहे हैं मैं फर्म ए को फिक्स रखता हूँ, फर्म ए ने करंट टाइम में लो प्राइस चूज की, तो अब मुझे बताएं कि बी को क्या करना चाहिए। सपोज करते हैं हम ये कि फर्म ए ने लो प्राइस चूज की, व्हाट शुड द फर्म बी चूजेस। तो फर्म बी की हमने निकालनी है डिसीजन। तो कैसे देखेंगे, हमने अब देख कहा कि फर्म ए ने लो प्राइस चूज की है, तो फर्म ए की लो प्राइस कहां पर है। फर्म ए अगर लो प्राइस करता है तो 15 मिलियन प्रॉफिट अर्न करेगा। अब फर्म बी के पास क्या ऑप्शन है, अगर वो हाई प्राइस चूज करे तो 12 मिलियन कमाएगा, और अगर लो प्राइस करे, फर्म फर्म बी जो है वो लो प्राइस करे तो वो 15 मिलियन कमाएगा। तो अब क्या करना चाहिए, 15 ज्यादा है प्रॉफिट या 12 ज्यादा है। तो वी से के 12 ज्यादा मिलियन प्रॉफिट है, तो सेल्फ इंटरेस्ट में बी के ये आएगा क्योंकि अगर ए ने लो प्राइस करी है तो मुझे भी लो प्राइस करनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द लो प्राइस स्ट्रेटेजी जो बी ने अडॉप्ट की। ये एक डिसीजन हमने निकाला। अब दूसरा निकाल लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ए ने हाई प्राइस चूज की थी, अब बी को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो नाउ वील इवेलुएट द डिसीजन ऑफ बी अगेन। अब हमने बी की निकालनी है, जगह नहीं है, मैं बी का डिसीजन देख रहा हूँ। बी का डिसीजन देख रहा हूँ, ए ने हाई प्राइस चूज की है, तो ए ने अगर हाई प्राइस चूज की तो ए यहाँ पे होगा। अब अगर बी भी हाई प्राइस चूज करे तो बी को भी 12 मिलियन का प्रॉफिट होगा। ए को तो 12 का हो रहा है हाई प्राइस चूज करके, अब बी को 12 का होगा अगर वो हाई प्राइस चूज करे। लेकिन अगर बी लो प्राइस करे तो उसे 15 मिलियन का प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब है कि बी को लो में फायदा है ए के कंपैरिजन में, सो बी विल गो फॉर हाई सॉरी लो प्राइस। तो इसका मतलब है दोनों सिनेरियोज में बी के लिए डोमिनेंट स्ट्रेटेजी निकली कि वो लो प्राइस चार्ज करे, हाई प्राइस चार्ज ना करे, क्योंकि हाई प्राइस में उसका प्रॉफिट कम है कंपेयर टू लो प्राइस। तो इसका मतलब है कि बी के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो है लो प्राइस। यही हम रिपीट करेंगे ए के लिए। फिर ए के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी अगर वो बी से मैच करती है तो हम वहां पे कहेंगे कि इस पूरे टेबल में एक ही ऐसा सेल है जो दोनों के लिए ऐसा सिनेरियो है, ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके बाद दोनों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है उसको चेंज करने का। तो वो कौन सा है। अब इसी एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे हम जो जो बी के लिए की कि अब हम बी को फिक्स रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले ए को फिक्स रख रहे थे, अब हम बी को, फर्म बी हम कह रहे हैं कि वो लो प्राइस चूज करता है। ठीक है, फर्म बी फर्म बी को लो प्राइस हम कह रहे हैं कि वो चूज करे। ठीक है,
कि फर्म बी लो प्राइस अगर चूज करे तो फर्म ए को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पे कि ये देखें यहाँ पे कि इन इस पूरे टेबल में से कंपेयर कर लें कि फर्म बी ने क्या किया है, लो प्राइस चार्ज किया। तो फर्म बी लो प्राइस चार्ज करा है तो 15 मिलियन प्रॉफिट लेगा। अब फर्म ए को क्या करना चाहिए, फर्म ए अगर हाई प्राइस रखे तो 12 और फर्म ए अगर लो प्राइस रखे तो 15 मिलियन। तो क्या करेगा, फर्म ए विल गो फॉर लो प्राइस। ठीक है, तो लो प्राइस की वजह से मतलब फर्म ए को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में ये है। सिमिलरली अब यही रिपीट करेंगे कि अगर फर्म बी ने हाई प्राइस रखी तो अब क्या करना चाहिए ए को। फर्म बी हम कह रहे हैं कि हाई प्राइस रखे, तो अब ए को क्या करना चाहिए, लो रखना चाहिए या हाई। तो अब हम कह रहे हैं ये वाली फर्म बी है, फर्म बी ने अब क्या रखा है, लो प्राइस, तो वो सॉरी हाई प्राइस, तो वो यहाँ पर है। अब बी ने हाई प्राइस रख लिया है, तो अब ए भी अगर हाई प्राइस रखेगा तो उसे 12 मिलियन का प्रॉफिट होगा, लेकिन ए लो रखे तो उसे 15 का मिलियन का प्रॉफिट होगा। सो ए विल गो फॉर फर्म ए विल चूज टू गो फॉर लो प्राइस। तो दोनों केसेस में क्या आ रहा है, दोनों केसेस में दोनों सेलर्स, दोनों फर्म के लिए ये स्ट्रेटजी ऐसी है जिसके बाद उन दोनों केसेस में, मतलब जब हमने बी के केस में देखा तब भी लो प्राइस उसके इंटरेस्ट में बेस्ट स्ट्रेटजी थी, ए के केस में देखा तब भी लो प्राइस उसके इंटरेस्ट में बेस्ट स्ट्रेटजी थी। तो ये जो ऐसी स्ट्रेटजी जो दोनों का कॉमन डिसीजन हो, वो आपका नैश इक्विलिब्रियम बन जाएगा। क्योंकि ये ऐसा सिनेरियो है, नैश इक्विलिब्रियम का मतलब है ऐसी स्ट्रेटजी जिसके बाद सेलर्स के पास कोई इंसेंटिव ना हो उसको चेंज करने का। तो दोनों ए और बी दोनों की डोमिनेंट स्ट्रेटजी ये है कि वो लो प्राइस पे आके सेटल हो रहे हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, पीछे इसके क्या लॉजिक है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब ए फर्म हाई प्राइस चूज कर रहा है और बी अगर हाई करे तो सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट लेंगे, मतलब ए सेल में होंगे। लेकिन अगर ए हाई प्राइस चूज कर रहा है तो बी क्यों हाई प्राइस चूज करे जब उसे लो प्राइस रख के ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो ज्यादा प्रॉफिट अक्वायर करने के लिए लो प्राइस रखेगा। सिमिलरली जब बी हाई प्राइस रख रहा है तो वो भी ये देख रहा है कि बी ने अगर लो कर दी तो मेरे कस्टमर ले जाएगा ए। तो के ए के इस डिसीजन को देख के वो भी लो पे आके लो प्राइस पे आके सेटल करता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर फर्म अपने बेस्ट इंटरेस्ट, मतलब इस फियर में कि दूसरा मेरा प्रॉफिट ना ले जाए, वो आके सेटल हो रहे हैं लो प्राइस स्ट्रेटजी पे। और जिस जिस स्ट्रेटजी पे सेटल हो रहे हैं उसके बाद उनके पास कोई इंसेंटिव भी नहीं रहता कि उसको चेंज करें। सो दिस इज द नैश इक्विलिब्रियम। इसी तरह नीचे एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, ये प्रिजनर डिलेमा की ये वाली, कि दो प्रिजनर्स थे जिन्हें डायमंड चोरी करते हुए लेट्स से पकड़ा गया। और पुलिस ने क्या किया, उनको दो डिफरेंट लॉकअप में सेल में बंद कर दिया। और फिर जो इन्वेस्टिगेटर था उसने उसने दोनों को, क्योंकि डिफरेंट लॉकअप में रखा था, दोनों दोनों को ये कह रहा था कि अगर तुम अपना जुर्म कबूल करोगे तो तुम्हारी सजा जो है वो कम हो जाएगी। अब दोनों इस डर से कि मुझे सजा ज्यादा ना मिल जाए, दोनों ने कन्फेस कर लिया। सो दिस दैट इज कॉल्ड दी नैश इक्विलिब्रियम। कि मतलब एजेंट्स जो हैं वो अपनी सजा को मिनिमाइज करने के लिए, विच कम्स इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, उसको मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, दोनों ने कन्फेस कर लिया। अगर मतलब फर्स्ट पर्सन के पास जब गए, फर्स्ट जो क्रिमिनल था उसके पास गए तो उसने कन्फेस कर लिया। फिर जब दूसरे के पास उन्होंने यही स्ट्रेटजी अप्लाई की, उससे कहा कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन, या तो तुम कन्फेस करो या डिनाई करो। कन्फेस तुमने अगर पहले किया दूसरे से तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी और दूसरे की ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों ने इस बात को सुनते हुए ये चूज किया कि हम कन्फेस करें। तो दिस लेड टू एन आउटकम ऑफ, मतलब कि दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल किया और दोनों, क्योंकि कन्फेशन के अलावा उनके पास कोई बेस्ट स्ट्रेटजी थी ही नहीं, इस डर से कि दूसरा ना पहले कन्फेस कर ले और हमें ना सजा ज्यादा आ जाए। सो ऐसी स्ट्रेटजी जिसके बाद
जो जिस तरह कन्फेस इज अ स्ट्रेटजी, टेबल में इस तरह, ये भी टेबल में इसी तरह के वैल्यूज अगर यहाँ पे होते और हमें कहता कि ये कहता कि सपोज कि 12-12 साल की सजा होगी अगर वो डिनाई करते हैं, अगर कन्फेस करते हैं तो कम ईयर की सजा होगी, और यहाँ पे हम कहते हैं कन्फेस डिनाई या कन्फेस कन्फेस सपोज, तो वो इसी सेल में आके रुकते। अगर टेबल में वैल्यूज होते, पे ऑफ मतलब पनिशमेंट ईयर्स होते, तो वो इसी सेल में आके रुकते जहाँ कन्फेस कन्फेस का ऑप्शन होता। तो क्योंकि कन्फेस कन्फेस इज ऑप्शन वेयर जिसके जिसके बाद सेलर्स के मतलब जिसके बाद जो आपके क्रिमिनल्स हैं उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं रहता कि वो कोई और डिसीजन चूज करें, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नैश इक्विलिब्रियम। वो है स्टार्ट वाला मॉडल, दैट इज द किंग डिमांड कर्व। ये वाला मॉडल हमने पढ़ना है, बाकी दो नहीं करेंगे, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही हमने इसको अपने कोर्स आउटलाइन में रखा है। ठीक है, तो बैचलर्स में फिलहाल इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली की थियरी आती हो। तो अब ये डिमांड कर्व में किंग आता क्यों है, उसके पीछे क्या थियरी है, उसकी बात करें। अच्छा, ये यहाँ से शुरू हो रही है। किंग डिमांड कर्व थ्योरी इस आइडिया पे बेस करती है कि भाई अगर इंडस्ट्री में है ही तीन फर्म, ओलिगोपोली इंडस्ट्री में तीन फर्म्स हैं, और तीनों में से मतलब अगर हमने मतलब तीनों का हमने डिमांड कर्व देखना है तो हमने देखना होगा कि वो दो उसकी उस इंडस्ट्री में दो के कैसे रिएक्ट करते हैं प्राइस चेंज पे और आउटपुट की सप्लाई पे। तो तीन फर्म्स हैं यहाँ जिस तरह का है, आर्च, किंग एंड डेव्स, इसको हम ए बी सी कर लेते हैं। तीन फर्म्स हैं ए बी सी, तीनों लार्ज, तीनों इक्वल अमाउंट सप्लाई कर रहे हैं आउटपुट का। 1/3 सप्लाई है तीनों की। ठीक है, तीनों फर्म की कितनी सप्लाई है, 1/3। 1/3 आउटपुट हर ये तीनों फर्म सप्लाई कर रहे हैं। बेटर टू इलस्ट्रेट इट, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली में ही होता है, सिर्फ ओलिगोपोली में। अब हम कह रहे हैं कि तीन फर्म्स हैं ए बी और सी। अजम्पशन क्या है, या तो ये प्राइस मैचिंग कर रहे होंगे, या ये इग्नोर कर रहे होंगे प्राइस चेंजेस। मैचिंग प्राइस चेंज, इग्नोरिंग प्राइस चेंज, और तीसरा है कंबाइंड स्ट्रेटजी विच इज द बेस ऑफ आवर डिस्कशन। ये तीसरी वाली हमारी डिस्कशन का बेस बनेगी। ठीक है, अब ए में ए की प्राइस, ए अगर अपनी प्राइस इंक्रीज करे और हम सपोज करें कि बाकी जो उसके कंपिटिटर्स हैं वो भी मैच कर रहे हैं प्राइस चेंज को, मतलब सेम प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बी और सी वो भी दोनों मिलके प्राइस बढ़ा देंगे। इससे होगा क्या, ए ने प्राइस बढ़ाई तो ए की डिमांड कम हो गई। अब बी और सी ने उसको फॉलो किया है ए को, तो बी और सी की डिमांड भी, डिमांड फॉर बी एंड डिमांड फॉर सी, तीनों की मतलब तीनों की डिमांड कम हो जाएगी। अब इसमें डिमांड कर्व की शेप क्या होगी, इसमें डिमांड कर्व की शेप क्या होगी कि डिमांड कर्व मैचिंग प्राइस चेंज में ये डिमांड कर्व हमारा फ्लैटर ही होगा। मतलब डिमांड कर्व रिलेटिवली फ्लैटर होगा। ठीक है, तो ये क्या मतलब इस केस में क्या होगा कि तीनों
तीनों की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि तीनों ने इकट्ठे प्राइस क्या कर दी, बढ़ा दी, और इनकी डिमांड कोई और ओलिगोपोली फर्म जो होगी वो लेके जाएगी क्योंकि तीनों की कस्टमर अब कम हो जाएंगे क्योंकि तीनों ने प्राइस बढ़ा दी इकट्ठे। ए ने पहले बढ़ाई, बी और सी ने उसको फॉलो किया, बढ़ा दी, तो डिमांड तीनों की कम हो गई। अब तीनों की सेल्स भी कम हो जाएंगी। अब इस केस में डिमांड कब क्या बनेगा, इस पे हम बात करते हैं। दूसरी अजम्पशन क्या है कि भाई ए प्राइस बढ़ा रहा है, बेटर टू राइट, चलें इसमें चेक करते हैं। ए अगर प्राइस बढ़ा रहा है, बी और सी उसको इग्नोर कर रहे हैं, बी और सी क्या कर रहे हैं, वो कांस्टेंट रख रहे हैं, तो सिर्फ ए की डिमांड कम होगी, बी और सी की सेम रहेगी। उल्टा बी और सी की बढ़ जाएगी क्योंकि ए ने प्रोडक्ट एक्सपेंसिव कर दी और वही प्रोडक्ट बी और सी भी मार्केट में बेच रहे हैं, तो ए ने प्रोडक्ट महंगी कर दी तो बी और सी को फायदा हो जाएगा, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये दो अजम्पशन है, इग्नोर प्राइस चेंजेस एंड मैचिंग प्राइस चेंजेस। इसको हम देख लेते हैं डायग्राम से। ये यहां से अब ये देखें, लेफ्ट में ए जो डायग्राम है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस है और नीचे क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी। अब डिमांड कर्व D1 है, डिमांड कर्व क्या है, D1 है, और मार्जिन रेवेन्यू MR1 है। जब आपके जो राइवल्स हैं वो प्राइस मैचिंग कर रहे हो, मतलब क्या है कि डिमांड कर्व रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। ये D1 कर्व जो है वो इनइलास्टिक है कंपेयर टू D2। D2 फ्लैटर है, ज्यादा हॉरिजॉन्टल की तरह का कर्व है। तो D1 कर्व तब होगा जब आपके जो कंपिटिटर्स हैं वो आपके साथ प्राइस मैच कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे बना लेते हैं जरा, इसमें मतलब मैचिंग प्राइस चेंज जब भी हो रही है, ये जब होल्ड कर रहा है, ये मैचिंग प्राइस चेंज के केस में, तो जो डिमांड कर्व बनेगा वो इस तरह का कुछ बनेगा कि ये डिमांड कर्व कुछ फ्लैटर बनेगा। क्यों फ्लैटर बन रहा है, ये डिमांड कर्व, ये मार्जिन रेवेन्यू कर्व, ये भी फ्लैटर, D1 MR1 ये फ्लैटर क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर प्राइस P नॉट हो और क्वांटिटी Q नॉट हो सपोज, तो अगर सेलर प्राइस बढ़ाता है, सेलर ए, ये ए का डिमांड कर्व है, देयर इज अ डिमांड फॉर ए, ठीक है, ए सेलर प्राइस बढ़ाता है तो उसकी जो उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो ए की डिमांड तो कम हो रही है, साथ साथ बी और सी की भी कम हो रही है क्योंकि वो उसके साथ प्राइस मैचिंग कर रहे हैं। और ए अगर प्राइस कम करता है तो बी और सी भी प्राइस कम करते हैं, तो ए की प्राइस कम करने से उतनी डिमांड नहीं बढ़ रही जितनी बढ़नी चाहिए क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर्स जो है वो भी प्राइस कम कर रहे हैं। तो इसलिए डिमांड जो है ए की वो फ्लैटर है, डिमांड सॉरी स्टीपर है, मतलब लेस इलास्टिक है, इन इलास्टिक कह लें। ये सिर्फ उस केस में जब कॉम्पिटिटर आपके प्राइस मैचिंग कर रहे हैं, तब डिमांड कर्व की शेप क्या बनेगी, वो लेस इलास्टिक होगा या स्टीपर होगा, या फिर आप उसको इन इलास्टिक कह लें। डिमांड कर्व भी इन इलास्टिक और मार्जिन रेवेन्यू भी इन इलास्टिक जब इंडस्ट्री में तीन फर्म्स हैं और वो मैच कर रहे हैं प्राइस चेंजेस को। दूसरा है इग्नोर प्राइस चेंज। इग्नोर प्राइस चेंज में किस तरह की हमने आइडिया लिया कि ए फर्म, जो एक फर्म है वो प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और बी और सी उसके प्राइस चेंज को इग्नोर कर रहे हैं, तो ए का डिमांड कर्व कैसा बनेगा, अब ए का डिमांड कर्व अब स्टीपर नहीं बल्कि फ्लैटर बनेगा, प्राइस क्वांटिटी, तो ये डिमांड कर्व अब कुछ इस तरह से बनेगा, डिमांड फॉर ए और ये मार्जिन रेवेन्यू फॉर ए। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्राइस इतनी है, ये क्वांटिटी इतनी है, तो ये प्राइस ये है पी नॉट। ए अगर प्राइस कम करता है तब भी बी और सी उसे इग्नोर कर रहे हैं, ए अगर प्राइस कम करे तब भी बी और सी उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो ए की डिमांड बढ़ जाती है तेजी से क्योंकि बी और सी तो उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो बी और सी के कस्टमर अब ए के पास आ जाते हैं। अगर ए जो है प्राइस बढ़ा देता है तो उसके कस्टमर फिर बी और सी के पास चले जाते हैं, और डिमांड का अब स्टीपर के बजाय फ्लैटर है, डिमांड में रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है जब आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आपकी प्राइस चेंज को इग्नोर कर रहे हैं, तो डिमांड कर्व ज्यादा फ्लैटर बन रहा है इग्नोर प्राइस चेंजेस के केस में। तीसरी जो हमारी स्ट्रेटेजी है which is a representation of the game theory, which is a true representation of game theory, वो क्या है
कि भाई ए जब प्राइस बढ़ाएगा तो बी और सी उसको फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट में है। इंटरेस्ट में किस तरह है? ए बढ़ाएगा तो ए की डिमांड वैसे ही कम हो जानी है, उसकी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगी। लेकिन बी और सी क्यों नहीं चेंज कर रहा है? क्योंकि बी और सी की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड फॉर बी एंड डिमांड फॉर सी दोनों की बढ़ जाएगी, क्योंकि ए के कस्टमर इन दोनों के पास आ जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा? ए की डिमांड इलास्टिक हो जाएगी उस तब जब ए प्राइस बढ़ा रहा है, बी और सी नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन जब ए प्राइस कम करेगा तब बी और सी के बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि वो भी प्राइस कम करे, अदरवाइज वो कस्टमर लूज कर देंगे। तो ये कंबाइंड स्ट्रेटेजी है। कंबाइंड स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि ए फर्म को उसके कंपटीटर बी और सी तब फॉलो कर रहे हैं जब वो प्राइस रिड्यूस कर रहा है। क्या कह रहे हैं हम? ए फर्म को बी और सी उसके कंपटीटर तब फॉलो कर रहे हैं जब वो प्राइस कम कर रहा है, इस डर से कि ए उनके कस्टमर ना ले जाए। और ए फर्म जब प्राइस बढ़ाता है तब बी और सी उसे फॉलो नहीं कर रहा है। अब डिमांड कर्व इस तरह हॉरिजॉन्टल, मतलब अब डिमांड कर्व इस तरह स्मूथ नहीं बनेगी। ये डिमांड कर्व स्मूथ है, नेगेटिव स्लोप स्मूथ कर्व। अब डिमांड फॉर ए में किंक आएगा। किंक किस तरह आएगा? ये प्राइस और क्वांटिटी। किंक किस तरह की? ये डिमांड कर्व पहले इस तरह बनेगा स्टीपर, फिर उसके बाद ये फ्लैटर हो जाएगा। मतलब डिमांड कर्व पहले कुछ इस तरह से बनेगा, फिर उसके बाद ये स्टीपर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये किंक आ रहा है। क्यों आ रहा है? यहाँ पे आप पी नॉट रखें, पी नॉट। अब ये शो कर रहा है ये ए का डिमांड कर्व है। ये किसका डिमांड कर्व है? दिस इज डिमांड फॉर ए। अब ये ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि ए प्राइस बढ़ा रहा है तो बी और सी उसे फॉलो नहीं कर रहे, तो ए की डिमांड बहुत तेजी से कम हो जाती है। ये मतलब अब यहाँ डिमांड जो है वो इलास्टिक है। दिस इज इलास्टिक रीजन। और ए अगर प्राइस कम करे तो बी और सी उसे फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही जितनी कम हुई थी। तो ये इनइलास्टिक हो गया। तो ये कंबाइंड स्ट्रेटजी की वजह से ऐसा हो रहा है। और डिमांड कर्व में यहाँ पे किंक आ रहा है, वो नेगेटिव स्लोप स्लोप जो है स्मूथ डिमांड कर्व नहीं बन रहा। तो अब आपको ये बुनियादी आइडिया होना चाहिए कि ये किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली में इसमें ये किंग क्यों बनता है, स्मूथ क्यों नहीं बनता? तो कंबाइंड स्ट्रेटजी की वजह से कि जब ए फर्म प्राइस बढ़ा रहा है तो बी और सी इस बात को नजर में रखते नहीं बढ़ा रहे कि ए के कस्टमर वो उनके पास जाएंगे तो उनको फायदा होगा, उनकी सेल्स बढ़ जाएंगी। और ए जब कम कर रहा है तो बी और सी को नुकसान होगा अगर वो इग्नोर कर रहे हैं प्राइस चेंज को। इस वजह से वो भी प्राइस को कम कर रहे हैं। तो डिमांड कर्व में किंक आ रही है। डिमांड कर्व पी नॉट वाले पी नॉट से ऊपर प्राइस करेंगे तो इलास्टिक है ए का, पी नॉट से नीचे प्राइस चार्ज करेगा तो बी और सी भी उसे फॉलो कर रहे हैं तो वहां इन इलास्टिक है। तो डिमांड कर्व की, एक ही डिमांड कर्व की दो डिफरेंट इलास्टिसिटीज है और सेंटर में उसके में किंक भी है। अब इस पोर्शन में हमने किस किस चीज की बात की है कि जहाँ पे बी वाले डायग्राम में यहाँ पे अब ये इक्विलिब्रियम, तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात है तो यहाँ पे प्राइस और कॉस्ट दोनों रखे हैं वर्टिकल एक्सिस पे। जिस तरह अमूमन हम मार्केट को डिफाइन करने के लिए प्राइस और कॉस्ट रखते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। क्वांटिटी ये बोथ को रिप्रेजेंट करती है, डिमांड सप्लाई। अब देखें डिमांड कर्व ए का, दिस इज अ डिमांड फॉर ए, बी एंड सी। मतलब ये तीनों तीनों की डिमांड कब ऐसी नजर आएगी? किंक होगा, ए की भी डिमांड में किंक होगा, बी भी सी भी, तीनों की। अब हम कह रहे हैं कि ये पी नॉट जो प्राइस है ये कैसे एस्टेब्लिश हुई? ये ऐसे एस्टेब्लिश हुई कि देखें डिमांड कर्व किंक है, डिमांड कर्व में किंक है। किस तरह किंक है? यहाँ पे किंक है। मतलब इससे पहले डिमांड कर्व पी नॉट से ऊपर सेलर ए सेलर जो है वो प्राइस इंक्रीज कर दे तो बी और सी नहीं कर रहा है, तो ए की सेल्स बड़ी डिक्रीज हो जाती है। ये गैप आ गया, कम हो गई सेल्स। ये सारा डिक्रीज इन सेल्स है, ये सारा ये कम हो गई सेल्स। और पी नॉट से नीचे अगर सेलर प्राइस करता है ए वाला तो बी और सी उसकी प्राइस को फॉलो कर रहे हैं और ए की सेल्स इतनी नहीं बढ़ रही, ये स्मॉलर इंक्रीज है। तो इसका मतलब है ये इलास्टिक रीजन है डिमांड कर्व का, ये इन इलास्टिक है। इसी के बुनियाद के ऊपर ये जो ब्लैक कर्व है मार्जिन रेवेन्यू कर्व, उसमें भी ब्रेक आ जाता है। उसमें क्यों ब्रेक आता है? क्योंकि डिमांड में किंक है। तो मार्जिन रेवेन्यू कर्व की शेप डिमांड कर्व की शेप के ऊपर डिपेंड करती है। तो जहाँ पे डिमांड कर्व इलास्टिक है वहाँ मार्जिन रेवेन्यू भी इलास्टिक, और जहाँ से डिमांड कर्व इन इलास्टिक हो जाता है वहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी इन इलास्टिक है। नंबर पहली बात इस डायग्राम में नोट करने वाली।
अब दूसरी बात क्या है कि अगर यहाँ पे हमने मार्जिनल कॉस्ट बना दी, जिस तरह ये है, ये मार्जिनल कॉस्ट ये हमने यहाँ पे बना दी और यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट इंडस्ट्री का ये होगा क्यू नॉट। ये एक एक फर्म प्रोड्यूस करेगा, ये क्यू नॉट लेवल ऑफ आउटपुट सिंगल फर्म का है लेट्स से, तो ये इसको आप लेके जाएं जहां डिमांड कर्व को टच करेगा उतनी प्राइस सेलर चार्ज करेगा विच इज पी नॉट। ठीक है, तो ये इस तरह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाए, मतलब ये इक्विलिब्रियम ऐसे एस्टेब्लिश होता है, मैं इसको आपको फ्री डायग्राम पे बना देता हूँ। ठीक है, अब हम इक्विलिब्रियम आउटपुट इन ओलिगोपोली। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, अब इसमें हमने यहाँ पे प्राइस और कॉस्ट रखा, लेट्स से यहाँ क्वांटिटी रख दी। ये जो डिमांड कर्व है वो इनिशियली मतलब फ्लैटर है, उसके बाद ये यहाँ पे इसमें किंक है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है। अब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी कुछ इस तरह से होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू यूं जाएगा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे इसमें ब्रेक आएगी, ब्रेक के बाद ये जहाँ पे ये वर्टिकल है तो ये यहाँ से इस तरह मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये यूं हो जाएगा। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे इक्वल है। ये क्यू नॉट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट बनेगा, इसको डॉटेड लाइन को आप स्ट्रेच करें, लेके जाएं, यहाँ डिमांड कर्व को यहाँ पे टच कर रही है, तो ये प्राइस जो है वो पी नॉट बनेगी। तो ये इक्विलिब्रियम आउटपुट आ गया ओलिगोपोली में, और डिमांड कर्व में क्यों किंक है, नाउ यू नो इट एंड नाउ यू नो द बेसिक्स ऑफ इट। तो ये इस तरह से इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है ओलिगोपोली में एस्टेब्लिश किया जाता है। ये भी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। ठीक है, तो इसको आप रेड कर लें कि ये मार्जिन रेवेन्यू कर्व है, ये वो मार्जिन रेवेन्यू कर्व का हिस्सा है जब डिमांड जो है वो इलास्टिक है, और ये वो मार्जिन रेवेन्यू का हिस्सा है जब डिमांड इन इलास्टिक है। ये डिमांड यहाँ पे इन इलास्टिक हो जाती है और यहाँ पे डिमांड इलास्टिक है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू वुड एक्सप्लेन। ये इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड कब है, जब सेलर्स जो हैं इंडस्ट्री में, जो दूसरे सेलर्स हैं वो ए फर्म को फॉलो नहीं कर रहे, और इन इलास्टिक तब हो जाती है ए की डिमांड, ये डिमांड फॉर ए है, दिस इज डिमांड फॉर ए। ठीक है, ए की डिमांड इन इलास्टिक इसलिए हो रही है क्योंकि जब पी नॉट से कम प्राइस चार्ज कर रहा है तो बी और सी भी उसकी प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, तो ए की सेल्स उतनी नहीं बढ़ रही जितनी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि उसकी डिमांड, जितनी डिमांड उसकी, मतलब थोड़ी सी डिमांड उसकी बढ़ रही है। क्यों थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि बी और सी भी प्राइस कम कर रहे हैं कंबाइंड स्ट्रेटजी के तहत। So this is how it is. This is how equilibrium is defined. अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इसमें एक, इस मॉडल में एक फ्लॉ भी है, वो थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि सपोज करें मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाए, ये MC2 है जो लोअर मार्जिनल कॉस्ट है। अब मार्जिनल कॉस्ट किसी वजह से बढ़ गई, आउटपुट बनाने की मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है, कोई टेक्नोलॉजी महंगी हो गई, कोई इनपुट महंगा हो गया, तो ये मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई आउटपुट बनाने की। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ पे, तो आउटपुट तो यही बनेगा, इंडस्ट्री में आउटपुट वही बनेगा, लेकिन उसकी जो प्राइस होगी वही सेलर, सेलर प्राइस भी वही रखेगा, प्राइस ये चेंज नहीं कर सकता। अगर ए फर्म ने प्राइस चेंज की तो बी और सी को फायदा होगा। ये क्या कह रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है तो सेलर प्राइस चेंज नहीं कर सकता, ये प्राइस जो है वो इनफ्लेक्सिबल है, ये प्राइस फिक्स रहेगी, ये पी नॉट, इससे प्राइस चेंज करेगा तो बी और सी को फायदा होगा। तो इस वजह से कॉस्ट बढ़ भी जाए तो सेलर प्राइस नहीं चेंज कर सकता, ये इसकी इसमें फ्लॉ है, क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर। खैर, ये इतना